Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Let's start today's lesson with grammar part. Here you see two types of nouns, concrete nouns, abstract nouns. Concrete nouns are the names of those things that you can see or टच. कंक्रीट नाउन्स ऐसी अशिया के नाम होते हैं जिन अशिया को आप देख सकते हैं या छू सकते हैं. तो जिस भी चीज़ को आप देख सकते हो या छू सकते हो उसका नाम कंक्रीट नाउन कहलाता है. एक कुर्सी की मिसाल लीजिए. आपसे पूछा जाए कि क्या आप एक कुर्सी को देख सकते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा जी हाँ. और जिस चीज़ को आप देख सकते हो आप उसे छू भी सकते हैं. ऐसी चीज़ें जिनको आप देख या छू सकते हो, ऐसी चीज़ों के नाम कंक्रीट नाउन कहलाते हैं. एग्जाम्पल है हमारी बुक में, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन. यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया गया है फादर और सन को. द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कंक्रीट और मटेरियल नाउन्स एज दे रिफर टू कंक्रीट थिंग्स. ये कंक्रीट नाउन्स हैं. क्यों कंक्रीट नाउन्स हैं? क्योंकि ये कंक्रीट थिंग्स को रिफ़र कर रहे हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप फादर को देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप फादर को देख सकते हैं, क्योंकि फादर किसी पर्सन का नाम है और किसी भी पर्सन को देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है. इसी तरह से सन भी किसी पर्सन का नाम है, आप इसे भी देख या छू सकते हैं, लिहाजा ये कंक्रीट नाउन है. अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोज थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी और टच. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी अशिया के नाम होते हैं जिन अशिया को आप ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जाता है कि आई लाइक हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं उसे उसकी ईमानदारी की वजह से पसंद करता हूँ. ऑनेस्टी यहाँ पे एक नाउन है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या आप किसी की ऑनेस्टी को देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं. आप उसकी ऑनेस्टी को देख नहीं सकते, लेकिन उसके कामों के ज़रिए उसकी ऑनेस्टी को महसूस कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी अशिया के नाम होते हैं कि जिनको आप देख या छू नहीं सकते हैं. आपकी बुक में एग्जांपल है, ही डिसाइडेड देयर केसेस विद एक्विटी एंड जस्टिस. यहाँ अंडरलाइन किया गया है एक्विटी और जस्टिस को. एक्विटी यानी कि इंसाफ और जस्टिस यानी अदल. ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको किसी के कामों के ज़रिए महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन एज सच ये कोई कंक्रीट वजूद नहीं रखती हैं, लिहाजा ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. आपकी बुक में लिखा है, द अंडरलाइन वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एज दे रिफर टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया, क्वालिटी या स्टेट को भी रेफ़र करते हैं. मूव ऑन टू पार्ट ए. आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. शनाख्त कीजिए आया कि हर अंडरलाइन किया गया वर्ड कंक्रीट नाउन है या एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए. शी पुट्स मच एफर्ट इन टू हर स्टडीज़ एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स. यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट्स देखिए, एफर्ट और स्टडीज़ हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप किसी की एफ़र्ट को देख सकते हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, किसी की एफ़र्ट को देखा नहीं जा सकता. हाँ, उसके कामों के ज़रिए उसकी एफ़र्ट यानी कोशिश को महसूस किया जा सकता है. तो ऐसी चीज़ जिसको आप देख ना सकते हों, छू ना सकते हों, ऐसी चीज़ों के नाम जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. इसी तरह से स्टडीज़, मुतालिया या पढ़ाई, ये भी आप देख या छू नहीं सकते, लिहाजा ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अपनी बुक पे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए. पेज नंबर 9 पे स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए. दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं जस्टिस, ट्रूथफुलनेस. जस्टिस मतलब अदल, ट्रूथफुलनेस यानी रास्तबाजी या सच्चाई. किसी के भी अदल को आप देख या छू नहीं सकते हैं, क्योंकि जस्टिस किसी का अदल उसके कामों के ज़रिए तो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन एज सच ये कंक्रीट थिंग नहीं है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई, किसी की सच्चाई को आप उसके कामों के ज़रिए महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे भी देख या छू नहीं सकते, लिहाजा ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है.
नंबर 3 पे देखिए, कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं, बॉल्स, बास्केट। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बॉल्स को देख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा जी हाँ। तो जिस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, इसका मतलब है आप उस चीज़ को छू भी सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, या सिर्फ देख सकते हो, बेशक आप छू ना सकते हो, इन चीज़ों के नाम कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। इसी तरह से बास्केट भी एक कंक्रीट थिंग है और आप इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लिहाजा बॉल्स और बास्केट दोनों ही कंक्रीट नाउन्स हैं। नंबर 4 पे है, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ट्रेडर, ट्रस्ट, कस्टमर्स। ट्रेडर यानी ताजिर को आप देख भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो छू भी सकते हैं, क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है और कोई भी पर्सन एक कंक्रीट थिंग होता है, लिहाजा ये एक कंक्रीट नाउन है। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है एतमाद। एतमाद आप किसी के कामों के ज़रिए तो महसूस कर सकते हैं, को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लिहाजा ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कस्टमर्स यानी ग्राहकों, ग्राहकों पर्सन्स के लिए इस्तेमाल हुआ है और पर्सन्स कंक्रीट थिंग्स हैं, लिहाजा कस्टमर्स जो हैं वो एक कंक्रीट नाउन है। नंबर 5 पे देखिए, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं केयर, पेट। केयर यानी देखभाल को ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, लिहाजा ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि पेट ये एक कंक्रीट थिंग है जिसको हम पालतू कहते हैं, तो ये किसी जानवर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी परिंदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और परिंदे और जानवर जो हैं वो कंक्रीट थिंग्स हैं, लिहाजा ये एक कंक्रीट नाउन है। नाउ वी हैव पार्ट बी। चूज़ वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनेट आर्टिकल यानी आ या एन, और डेफिनेट आर्टिकल यानी द और नो आर्टिकल। आपने मुंतखब करना है आया कि हर जुमला जो दिया गया है उसमें एक इंडेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत है या डेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत है या किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हम डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। हम जानते हैं आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में जो आपके पास आर्टिकल है एक ही है और वो है द, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके पास आ भी है और एन भी है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल आप पहले वाले ग्रेड्स में भी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। यहाँ पे हम इसको सिर्फ ब्रीफली पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें कि कहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और कहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है। इनकी यूसेज में जो डिफरेंस पाया जाता है उसका एक मवाजना नीचे टेबल में है, देखिए। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल में पाए जाने वाले 2 फ़र्क इस तरह से हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पहले पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन वन इज़ रिफरिंग टू समथिंग। ये इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स किसी चीज़ को रिफ़र कर रहा होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यानी पहली बार अगर हम किसी नाउन का जिक्र कर रहे हैं और वो नाउन कोई जनरल चीज़ है तो हम उसके लिए आ या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन वन इज़ रिफरिंग अ नाउन। ये इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स एक नाउन को रिफ़र करता है विच हैज़ बीन प्रीवियसली मैंशन्ड, जिसका पहले से जिक्र किया जा चुका है। हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा हुआ है, ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी में, देयर वॉज अ डॉग, द डॉग वॉज वेरी हंग्री। तो आपने नोट किया कि पहला सेंटेंस जब मैंने बोला तो मैंने बोला देयर वॉज अ डॉग। तो अब चूँकि मैं डॉग का जिक्र पहली दफ़ा कर रही थी और ये एक जनरल नाउन है तो मैंने इसके लिए आ इस्तेमाल किया, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने यूज़ किया द डॉग वाज हंग्री। तो यहाँ पे चूँकि मैं उसका दोबारा से जिक्र कर रही थी तो मैंने आ और एन का जिक्र नहीं किया। अगर हम प्रीवियसली किसी नाउन को मेंशन कर चुके हों और दोबारा उसी नाउन को मेंशन करते हैं तो फिर हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट, जो कि दा है। सेकेंड में देखें, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन दैट इज़ जनरल। ये एक नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो जनरल होता है, और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज़ नॉट नाउन
या फिर उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी मालूम नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल में देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, इसे एक नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज़ नोन टू द रीडर। ये जाहिर करने के लिए कि पढ़ने वाले को उस नाउन की आइडेंटिटी का इल्म है। यानी इंडेफिनेट आर्टिकल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी नाउन का जिक्र हम पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल हम तब यूज़ करते हैं जब हम उसका जिक्र पहले कर चुके होते हैं। फिर ये है कि इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो जनरल नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है या फिर तब इस्तेमाल किया जाता है जब उसकी आइडेंटिटी पता नहीं होती। डेफिनेट आर्टिकल एक नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है ये जाहिर करने के लिए कि पढ़ने वाले को उस नाउन की आइडेंटिटी का इल्म है। डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वसी है। हम यहाँ पे सिर्फ उतने ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सरसाइज को हल करने में मदद करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल का एक और इस्तेमाल ये है, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज़। ये उन ममालिक के नाम से पहले इस्तेमाल होता है डैट कॉन्टेन अ वर्ड लाइक, जिनमें ये लफ्ज़ मौजूद होता है जैसा कि यूनियन, एमिरेट्स और किंगडम। यानी कि ऐसे ममालिक जिनके नामों में या तो यूनियन का लफ्ज़ आ जाए या एमिरेट्स का आ जाए या किंगडम का आ जाए, इन तीनों में से कोई एक भी वर्ड आ जाए तो ऐसे ममालिक के नामों के साथ हम लोग द आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। रिमेंबर वन थिंग मोर कि पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि आर्टिकल की कितनी टाइप्स हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दा किस आर्टिकल से ताल्लुक़ रखता है, तो आपको पता है कि दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, जबकि आ और एन जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लें क्योंकि इसके बारे में ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक पे सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल किया। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल हम आ यूज़ करेंगे जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन जो एक जनरल नाउन है इसको फर्स्ट टाइम रिफ़र कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल आ यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज ईजी, सवाल जो उसने मुझसे पूछा आसान था। अब यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा आसान था। तो जब हम किसी जनरल चीज़ को स्पेसिफिक बनाकर पेश करते हैं तब भी हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम लिखेंगे द क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, क्या आपने मेरा स्कार्फ देखा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो आर्टिकल। नंबर 4 पे देखें, कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट, क्या आप बराए मेहरबानी नमक मेरी तरफ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रीडर को पता है कि किस वाले सॉल्ट के बारे में बात की जा रही है। सॉल्ट की आइडेंटिटी रीडर के इल्म में है, लिहाजा हम यहाँ पे सॉल्ट के साथ द आर्टिकल यूज़ करेंगे। द जो कि डेफिनेट आर्टिकल है सॉल्ट के साथ यहाँ इसलिए लगाया गया है कि रीडर जानता है कि जिस सॉल्ट के बारे में बात की जा रही है वो कहीं उसके आसपास ही मौजूद है जो उसने आगे बढ़ाना है। नंबर 5 पे है, इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, क्या यहाँ आसपास अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट जो एक जनरल थिंग है इसका जिक्र हम पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ करेंगे इनडेफिनेट और यानी कि आ। नंबर 6 पे देखिए, डैश रेस्टोरेंट डैट माई फ्रेंड ऑन्स इज़ वेरी गुड, रेस्टोरेंट जो मेरे फ्रेंड की मिल्कियत है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे किसी आम यानी जनरल रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही बल्कि एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात हो रही है, लिहाजा इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लिखा जाएगा। जब हम किसी जनरल नाउन को एक स्पेसिफिक नाउन के तौर पर
इस्तेमाल करते हैं तब भी हम उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी दा लिखते हैं। नंबर 7 पे देखिए, आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल हमें किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 सेंटेंस देखिए, डैश UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। UAE एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि UAE एक कंट्री का नाम है और हमने पढ़ा था कि ऐसी कंट्रीज़ जिनके नामों में या तो यूनियन या फिर एमिरेट्स या किंगडम का लफ्ज़ आ जाए तो ऐसे ममालिक के नामों के साथ हम लोग दा यूज़ करते हैं, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो इस नाम में हम देखते हैं कि एमिरेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, दी UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। सेंटेंस नंबर 9 देखिए, आई सी यू इन डैश वीक, मैं तुम्हें एक हफ्ते में मिलूँगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आ, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। नंबर 10 पे देखिए, आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे, मैं पीर तक छुट्टी पर हूँ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं। नाउ लुक एट आवर न्यू टॉपिक, नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्या होता है, इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज़ लफ्ज़ों का एक ग्रोह होता है। डैट कॉन्वेज इनकम्प्लीट सेंस, जो आपको इनकम्प्लीट सेंस जो है वो कन्वे करता है। यानी फ्रेज़ लफ्ज़ों का ग्रोह है और ये लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ आपको कुछ हद तक तो मफ़हूम दे देते हैं लेकिन मुकम्मल मफ़हूम नहीं समझाते हैं। और नाउन फ्रेज़ के बारे में अगर पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन है, अ नाउन फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक नाउन फ्रेज़ अल्फाज का एक ग्रोह होता है। डैट डज़ द वर्क ऑफ अ नाउन, जो कि एक नाउन का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, एज अ यंग ट्रेडर, अब यहाँ पे हमारा जो असल नाउन है वो है ट्रेडर और इसके साथ मज़ीद हमारे पास अल्फाज हैं आ, यंग, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये ट्रेडर ही को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ट्रेडर की जो तादाद है वो एक है और उसकी क्वालिटी क्या है कि वो यंग है। तो एडजेक्टिव्स प्लस नाउन मिलकर हमारा नाउन फ्रेज़ बनाते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्फाज की तादाद 3 है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मिलकर नाउन ही का काम करे नाउन फ्रेज़ कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, ही अर्न्ड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेस मैन। अब यहाँ पे हमारा असल जो नाउन है वो है बिजनेसमैन, एन उसकी तादाद को बयान कर रहा है, ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट ये सारी उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये सारे अल्फाज मिलकर एन से लेकर बिजनेसमैन तक एक नाउन का काम कर रहे हैं, लिहाजा ये भी एक नाउन फ्रेज़ है। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 10। याद रखिएगा, नाउन फ्रेज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है क्योंकि अक्सर या तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या फिर हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, यानी या तो आपको ये वर्ब से पहले मिलेगा या वर्ब के बाद मिलेगा। नाउ देखते हैं पार्ट सी, अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 सेंटेंस है, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा नाउन है वो है हैट और इसको जो लफ्ज़ मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है एन, जो उसकी तादाद बता रहा है, ओल्ड फैशन्ड उसकी क्वालिटी बता रहा है, लिहाजा एन से लेकर हैट तक ये एक नाउन का काम कर रहे हैं। और देखिए ये इस वर्ब के बाद है, यानी कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए नाउन फ्रेज़ है, इसको अंडरलाइन कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लांट्स। प्लांट्स यहाँ पे हमारा असल नाउन है और इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड फहद्स और ये दोनों मिलकर एक नाउन का काम कर रहे हैं और ये वर्ब के बाद है, यानी यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, तो अंडरलाइन कीजिए फहद प्लांट्स, ये हमारा नाउन फ्रेज़ है। नंबर 3 देखिए, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, जिसको हम कहते हैं थाली का बैंगन होना। स्टोन हमारा असल नाउन है
और इसको मज़ीद डिस्क्राइब करें हैं वर्ड्स आ रोलिंग, एक गोल गोल घूमता हुआ पत्थर। गैदर्स नो मास, कोई मॉस हासिल नहीं करता। तो आ रोलिंग स्टोन जो है वो हमारा नाउन फ्रेज है। नंबर 4 पे देखिए, द रिसेंट फ्लड कॉस्ट हैवी डैमेज। फ्लड हमारा असल नाउन है और इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं द रिसेंट। तो द रिसेंट फ्लड पूरा हमारा नाउन का काम कर रहा है और ये एक नाउन फ्रेज है। इसी तरह से डैमेज नुकसान नाउन है और इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा है हैवी। तो हैवी डैमेज हमारा नाउन फ्रेज है। नंबर 5 पे देखिए, एन ऑरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे असल नाउन है प्रेजेंटेशन और इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं एन ऑरल। तो एन ऑरल प्रेजेंटेशन, ये तीनों अल्फाज मिलकर एक नाउन का काम कर रहे हैं, लिहाजा ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस। यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस के इस्तेमाल को देखेंगे। देखिए पार्ट डी, fill in each blank with past indefinite or past continuous tense or the verb in the brackets। आपने खाली जगह को पुर करना है या तो पास्ट इंडेफिनिट से या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से या वर्ब जो कि आपको ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। अगर आप इन दिए गए जुमलों की स्ट्रक्चर पे गौर करें तो आप देखेंगे कि हर सेंटेंस के अंदर दो दो क्लॉजेस मौजूद हैं और ये दोनों क्लॉजेस व्हेन कंजंक्शन की मदद से मिली हुई हैं। पहली स्टेटमेंट में भी देखिए व्हेन, सेकंड स्टेटमेंट में व्हेन, थर्ड वाली में, फोर्थ वाली में, फिफ्थ वाली में। इन सब सेंटेंसेस में दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए लफ्ज़ व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। और जब हम दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए व्हेन को कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल व्हेन वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है यानी पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है और जो दूसरा हिस्सा होता है चाहे वो इससे पहले हो या बाद में हो वहाँ हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश कॉल यू लास्ट नाइट। अब यहाँ पे देखें ये व्हेन पार्ट है, लिहाजा यहाँ पे कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड लिखी जाएगी और ये वो हिस्सा है जो कि व्हेन से स्टार्ट नहीं हो रहा, लिहाजा यहाँ पे हम वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। और चूँकि ये स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव है, लिहाजा वाज वर्ब लिखने के बाद हम पहले यू लिखेंगे और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होके बन जाएगा, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, आई डैश सिट इन द कैफ़े व्हेन यू डैश कॉल मी। यहाँ पे भी व्हेन वाला पार्ट देखिए, व्हेन वाले पार्ट में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ करना है और जो हिस्सा रह जाएगा उसमें आप वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट सेंटेंस होगा, आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े व्हेन यू कॉल्ड मी। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, व्हेन यू डैश अराइव एट द बस स्टैंड हु डैश बी देयर। यहाँ पे व्हेन वाला पार्ट हमारे पास पहले आ चुका है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हेन वाला पार्ट दूसरे नंबर पे हो या व्हेन वाला पार्ट फर्स्ट नंबर पे हो। व्हेन वाले पार्ट में हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है और जो हिस्सा बच जाएगा वहाँ पे वाज या वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हम अराइव की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अराइव्ड, लेकिन सेकंड पार्ट में देखिए तो यहाँ पे हमें जो वर्ब दिया गया है वो है बी और इसकी सेकंड फॉर्म है वाज। हम यहाँ पे वॉज लिखेंगे लेकिन यहाँ पे कोई आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लिखी जाएगी क्योंकि बी की सेकंड फॉर्म हम वाज लिख चुके हैं और आगे मज़ीद वर्ब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये बनेगा व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड हु वाज देयर। इसी तरह से आपने नंबर 4 सेंटेंस और नंबर 5 सेंटेंस करना है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।